हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर अनुराग बैरवा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज धन्वंतरी क्लासेस का फ्री टारगेट बैच का पहला लेक्चर स्टार्ट किया है आज से अपन ने। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश, सुशीला, सरिता, सौरभ कुमार, गुड इवनिंग। और लोग भी जुड़ जाइए, फिर अपन शुरू करते हैं क्लास को। आप लोगों ने मैंने आपने देखा होगा अपना जो टारगेट बैच है उसके अंदर मैंने कंटेंट ऑप्शन में दो पीडीएफ डाल रखी है, ठीक है। तो वो जो पीडीएफ है वो अपने नोट्स है और उन्हीं नोट्सों को मैं बाद में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जब तक मैं प्रोवाइड नहीं करवाता हूं आपको, तब तक वो नोट्स आपको मोबाइल से ही पढ़ने होंगे। उसको आप फोटो नहीं ले सकते हैं, फोटो का ऑप्शन नहीं है उसमें, फोटो पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगी, मोबाइल से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे जो नोट्स है वो नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। आपके जो डीएनपी का जो कोर्स है, उस डीएनपी के कोर्स से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, कंपटीशन एग्जाम में, और जो भी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो राजस्थान का कोई भी एनएचएम का पेपर हो, या एनएएम का पेपर हो, या आरपीएससी का कोई पेपर हो, या यूनिवर्सिटी का कोई पेपर हो, या राजस्थान से बाहर का कोई पेपर हो, या फिर आपका कोई सेंट्रल लेवल का कोई पेपर हो, ठीक है। मेरे जो नोट्स है उसी नोट्स के अंदर से सब कुछ आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। मैंने सारी चीज़ों को आपकी नोट्स में ही प्रोवाइड करवा दिया है। आपकी जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो बुक है उसका पूरा निचोड़ आपको, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का पूरा निचोड़ आपको नोट्स के अंदर मिलेगा। थोड़ा सा मैंने डिटेल में समझाया है आपको नोट्स के अंदर। वो डिटेल में इसलिए समझाया है ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊं और तब आप उन चीज़ों को अब जैसे मान लो मैं कोशिका के बारे में कोई एक चीज़ लिख दूं, एक लाइन लिख दूंगा, कोई एक ही लाइन अगर नोट्स में आपको मिलेगी, और बाकी की चीज़ें मान लो मैं बोर्ड पे आपको बताऊंगा, तो बोर्ड पे लिखी हुई बातें हो सकता है आपको ध्यान ना रहे, लेकिन नोट्स के अंदर लिखी हुई बातें आपको हमेशा ध्यान रहेगी। इसलिए मैंने क्या है कि नोट्स को थोड़ा सा डिटेल में बनाया है। ये नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। अभी जो कंपटीशन एग्जाम की जो बुक वगैरह आ रखी है, दो तीन तरह की बुक आ रखी है, उनमें दे तो रखा है लेकिन काफी शॉर्ट में दे रखा है, चीजों को समझाया नहीं गया है उनके अंदर। मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो आपको समझाने के हिसाब से बनाया है, ठीक है ना। अच्छा, कौन क्या सवाल पूछ रहा है, एक सेकंड। योगेश बाबू, जीके की क्लास हम डिसाइड करेंगे। देखो अभी मैं आपको बता देता हूं, आपके नेशनल आयुष मिशन जो है आपका, एक तो होता है आपका एनएचएम, एक तो होता है आपका एनएचएम, थोड़ा सा सुन लो एक बार, फिर आपके सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा। एक होता है एनएएम और एक होता है आपका एनएचएम, यानी नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो चिकित्सा विभाग के अधीन आता है, ठीक है। वो चिकित्सा विभाग के अधीन आता है, हालांकि वो आयुर्वेद से संबंधित भी वो भर्तियां करता है, लेकिन ये नॉर्मली जो काम करता है वो चिकित्सा विभाग के अधीन ही कार्य करता है। ये जो नेशनल आयुष मिशन है, ये जो नेशनल आयुष मिशन है, एनएएम, ये अभी अभी लॉन्च किया है। इसको 4-5 साल ही इसको, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको लॉन्च हुए। तो ये क्या करता है, ये हमारे जितने भी आयुर्वेद हॉस्पिटल्स हैं उन पे भर्तियां करेगा ये। जितने भी आयुर्वेद या आयुष हॉस्पिटल्स बोल दो, उन आयुष हॉस्पिटल्स के अंदर ये भर्तियां करेगा, ठीक है ना। तो ये एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है और ये एक तीसरा रास्ता खुला है आपके रोजगार के लिए, आपके कैरियर को बनाने के लिए। ये तीसरा रोजगार खुला है। पहला रोजगार आपका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट से आपके भर्तियां आती है, ठीक है, आयुर्वेद डिपार्टमेंट से भर्तियां आती है।
दूसरा आपके एनएचएम से भर्ती आती है, और तीसरा जो रास्ता खुला है वो एनएएम से खुला है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले आपके केवल डिपार्टमेंट से ही भर्ती आती थी, आज से 3-4 साल पहले केवल डिपार्टमेंट से भर्तियां आती थी, और वो भर्तियां भी क्या है कि बड़ी मुश्किल से भर्तियां आती थी वो। लेकिन फिर उसके बाद में एनएचएम से भर्तियां आना शुरू हुई, फिर अब ये नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई है, और ये जो भर्ती है 546 पदों की जो भर्ती है, ये 546 पदों की जो भर्ती है, इस भर्ती की स्वीकृति मिल चुकी है वित्त विभाग से। और मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, जब वित्त विभाग से जब वित्त विभाग से किसी चीज की स्वीकृति मिल जाती है, जैसे मान लो कि आपको मोटरसाइकिल लेनी है और आपके पापा ने आपको मोटरसाइकिल के लिए पैसे दे दिए हैं, तो इसका मतलब आपको मोटरसाइकिल आप खरीद लोगे फिर तो। ठीक है, अगर पैसे मिल गए हैं घर वालों से तो फिर तो आप खरीद लोगे ना मोटरसाइकिल। उसी तरह से हमारे राजस्थान में जितने भी डिपार्टमेंट्स में जो भी भर्तियां करनी होती है, उसका प्रस्ताव बना के देता है हमारा डिपार्टमेंट कि साहब हमें इतने पैसों की जरूरत है और हमें इतने पदों पे भर्तियां करनी है, तो उसके लिए बना रखा है वित्त विभाग। राजस्थान में हर राज्य के अंदर एक वित्त विभाग होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या है कि पैसे देने का काम करता है भर्तियों के लिए। तो भर्तियों के लिए ये जो 546 पदों की जो भर्ती है, इस भर्ती के लिए वित्त विभाग ने पैसे दे दिए हैं डिपार्टमेंट को। अब डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है, ये जो अपना डिपार्टमेंट है इसकी जिम्मेदारी अब बनती है कि ये भर्ती कौन सी एजेंसी से कराना चाहता है। अभी एजेंसी डिसाइड नहीं हुई है। ठीक है, ये मैं चीज क्लियर कर देता हूं आपको कि एजेंसी अभी डिसाइड नहीं हुई है कि कौन सी एजेंसी भर्ती कराएगी। अभी योगेश ने एक सवाल पूछा था, योगेश के सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। योगेश बाबू ने सवाल पूछा था कि सर आप जीके भी पढ़ाओगे क्या। डिपेंड ये करता है कि आपकी भर्ती ले कौन रहा है और उसमें आपका सिलेबस क्या आ रहा है। अगर मान लो विभाग ही अगर भर्ती कराएगा, डिपार्टमेंट को अगर कोई मिला ही नहीं भर्ती कराने के लिए, तो डिपार्टमेंट ही अगर भर्ती कराएगा तो डिपार्टमेंट कभी भी जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर कभी भी नहीं डालेगा। डिपार्टमेंट हमेशा आपके डीएनपी से ही पेपर बनाने की कोशिश करेगा। अगर आरपीएससी से करवाएगा तो आरपीएससी भी आपके जो सिलेबस है डीएनपी का उसी से ही करवाएगा। हो सकता है वो कुछ जीके वगैरह डाल दे, वो अलग चीज है, वो बाद में पता लगेगा। अभी ये चीज क्लियर नहीं है। हाँ, अगर आरएसएसबी को दे दिया, अगर आरएसएसबी को अगर दे दिया तो आरएसएसबी का पैटर्न तो आपको पता ही है। अभी आप 261 पदों की भर्ती दे के आए हो, तो आरएसएसबी का पैटर्न आपको पता है, 60+40 रहता है। 60% जो पेपर आता है वो आपके सिलेबस से आता है, डीएनपी के सिलेबस से, और 40% हिंदी, इंग्लिश, जीके, ठीक है, पर्यावरण, पता नहीं क्या क्या, हिस्ट्री, एनएचएम, कंप्यूटर, बहुत सारी चीजें डाल देते हैं। ठीक है, तो अभी एजेंसी डिसाइड नहीं हुई है, एजेंसी डिसाइड करेगी कि आपका सिलेबस क्या रखना है। ठीक है, क्योंकि वो जो अधिकार क्षेत्र है ना, वो जो अधिकार क्षेत्र है वो एनएचएम डिसाइड करेगा। और दूसरी बात ये जीके की बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैं आपको जीके नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, ये जरूर है, मैं आपको नोट्स वगैरह उपलब्ध करवा सकता हूं। मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो आपका डीएनपी का सिलेबस ही पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, हाँ, अगर जैसे मान लो एजेंसी डिसाइड हो जाती है और उसमें जीके, रीजनिंग वगैरह होती है, तो मैं उसकी व्यवस्था आपको अलग से करवा सकता हूं। ठीक है, तो वो सब बाद की बातें हैं, लेकिन ये जरूर है कि आपका डीएनपी का सिलेबस तो आएगा ही आएगा, ये तो फिक्स है बात। आपका डीएनपी का सिलेबस तो आएगा, ये तो फिक्स है बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। अब और किसने क्या सवाल पूछा था, एक सेकेंड, पहले मैं सबके सवालों के जवाब दे देता हूं, फिर अपन बात करेंगे। योगेश के सवाल का जवाब हो गया। हाँ, राकेश राउत, राकेश, हाँ, राकेश राउत ने सवाल पूछा है कि सर दिस क्लास इज यूजफुल फॉर कंपटीशन एग्जाम और यूनिवर्सिटी एग्जाम। ये क्लास आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी वैलिड है
और किसी भी तरह के कंपटीशन के लिए वैलिड है, क्योंकि सवाल कहाँ से पूछे जाएंगे? सवाल पूछे जाएंगे आपकी किताबों से। अभी 261 पदों की जो भर्ती हुई थी, उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? थ्योरी थोड़ी पढ़ी थी। क्वेश्चन नहीं तो क्वेश्चन करे करे थे आपने। आप डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन कर सकते हो? जब आप थ्योरी पढ़ी नहीं रहे हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करोगे आप? क्वेश्चन कैसे समझ में आ जाएगा आपके? आपको थ्योरी, आपको कहानी का तो पता नहीं है, और क्वेश्चन आप डायरेक्ट किए जा रहे हैं। बच्चों के 40% भी मुश्किल से बने, इसलिए ही नहीं बने बच्चों के परसेंटेज, क्योंकि बच्चों ने थ्योरी ही नहीं पढ़ी है। थ्योरी पढ़ोगे तभी तो सवाल करोगे। आप लोग तो डायरेक्ट ही सवाल करते हो, तो डायरेक्ट सवाल करने से थोड़ी ना अच्छे नंबर आ सकते हैं, थ्योरी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो मेरे मेरे जो नोट्स है, धन्वंतरी क्लासेस के जो नोट्स है, वो आपकी बुकों से उठाए गए हैं। सारा जो पूरा जो मैटर है वो पूरा बुक का है। ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि ये चीजें कहीं और से मिल गई हैं आपको। ठीक है, हाँ कुछ चीजें जो मुझे लग रहा है कि हाँ कि ये एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा चीजें पूछी जा सकती है, और समझाने के हिसाब से मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी डाल रखी, आपने देखे होंगे नोट्स। अच्छा, और किसके क्या सवाल थे? हाँ राकेश राउत, देखो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। दूसरी बात यह है कि मैं एक सिस्टम रखूंगा। वैसे मैंने बोल ही दिया है इस बात को। तो जैसे अपन 1-1.5 घंटे की क्लास रहेगी डेली की, अब उस 1-1.5 घंटे की क्लास में मुझे जो भी क्वेश्चंस लगेंगे इंपॉर्टेंट, मैं आपको रोज 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा प्रत्येक लेक्चर में से। प्रत्येक लेक्चर में से मैं आपको 10 क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा, आपको ईमानदारी से वो क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और आप चाहो तो मैं जो बोर्ड पे बता रहा हूं उसके आप नोट्स भी बना सकते हो, या फिर मैं जो आपको नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूं वो आप उसमें आप प्रिंट तो खैर नहीं निकलवा पाओगे, मोबाइल से डायरेक्ट पढ़ लेना, मैं बाद में आपको घर पे ही भिजवा दूंगा सारे नोट्स वगैरह। ठीक है। अच्छा, और किसने? सरिता माली, बेटा पहले एजेंसी डिसाइड होने दो। पहले एजेंसी तो डिसाइड होए। हाँ स्वीकृति मिल चुकी है, एजेंसी डिसाइड होने दो पहले। ठीक है, फॉर्म तो तब आएंगे ना जब विज्ञप्ति आएगी। तो विज्ञप्ति आने की संभावना है फरवरी मार्च तक विज्ञप्ति आने की संभावना है। और ये बैच मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि देखो विज्ञप्ति आने के बाद में 2 से 3 महीने, ज्यादा 4 महीने मिलते हैं। 4 महीने में आप 12 किताबें कैसे पढ़ोगे बताओ? संभव ही नहीं है 3-4 महीने में 12 किताब पढ़ना। हाँ जल्दी जल्दी पढ़ के आप रीडिंग लगा के जरूर उसको कर सकते हो, लेकिन वो फॉर्मेलिटी करना हो जाती है। ठीक है, और एक बात और बता दूं आपको, अभी भर्तियां आने का मौसम चल रहा है। अब एनएचएम की जो आरएसएस भी है, अभी ये मान लो कि आपके 6 महीने के अंदर अंदर ये सबको, जितनी भी एग्जाम हुई है ना, उन सबको ये पोस्टिंग दे देंगे। उसके बाद में एनएचएम हो जाएगा फ्री। उसके बाद में फिर से भर्तियां आने का दौर शुरू होगा एनएचएम के अंदर। अभी यो मान लो कि अभी शुरू के 6 महीने तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक तो मुश्किल लग रहा है एनएचएम से भर्ती आने का। जून के बाद में आप लोग मांग करो, कोशिश करो, आप लोग, भर्ती आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि अभी पद खाली चल रहे हैं इस वजह से। तो एनएचएम से भी भर्ती आएगी, डिपार्टमेंट से भी भर्ती आएगी, और एनएएम की भर्ती तो फिक्स है, एनएएम की भर्ती तो आनी है। इसलिए आप लोग तैयारी जारी रखें, तैयारी को बीच में छोड़ो मत। क्योंकि अगर आप लोग तैयारी जारी रखोगे, मैंने जब कोचिंग स्टार्ट करी थी तो मैंने बोला था आप लोगों से, शायद आप लोग उस टाइम पर जुड़े थे नहीं जुड़े थे मुझे याद नहीं है। अगर आप लोग लगातार तैयारी करते रहोगे तो आप सबसे आगे निकल जाओगे। और अगर तैयारी नहीं करोगे, आप लोग सोचोगे कि भाई विज्ञापन आएगा, विज्ञप्ति आएगी, तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो 3 महीने में 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आप लोगों के भरोसे नहीं बैठा रहा, मुझे बैच शुरू करना था, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे तो तभी क्लास ज्वाइन करेंगे जब विज्ञप्ति आएगी। इसलिए मैंने पहले ही जो है मैंने बैच स्टार्ट कर दिया है पहले ही, क्योंकि मुझे पता है ना टाइम लगेगा कोर्स कराने में, कम से कम 5 से 6 महीने चाहिए कोर्स कराने में, अगर ढंग से भी पढ़ाते हैं ना तो 5-6 महीने का टाइम चाहिए। तो 5-6 महीने अगर अपन को ढंग से पढ़ाना है तो देखो ईमानदारी से मैं, आप किसी से पूछ लेना, मेरे क्या है कई सारे अभी फर्स्ट ईयर का बैच चल रहा है, फ्रेशर्स बैच चल रहा है, अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बैक बैच कंप्लीट हुआ है, क्रैश कोर्स मैंने करवाया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का 3-3 4-4 बार मैंने कोर्स करवा दिया है।
ठीक है ना। तो उसमें ये है कि मैंने ईमानदारी से पढ़ाया, मेरे यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं है कि मैं बोलूंगा क्या और होएगा क्या। जो जो है वही है, ठीक है। तो उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और और कोई सवाल? एनएएम में एएमओ की भर्ती नहीं होगी। पी के भार्गव, आपने क्वेश्चन किया है कि एनएएम में एमओ की भर्ती नहीं, नहीं। एनएएम में केवल कंपाउंडर की भर्ती होगी फिलहाल तो। सॉरी, कंपाउंडर नहीं बोल सकते आजकल तो। आयुष नर्सिंग ऑफिसर बोलेंगे, ठीक है। कंपाउंडर नहीं बोलेंगे, कंपाउंडर का तो गया जमाना, ठीक है। आयुष नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वह आएगी, ठीक है। बेटा राकेश, अभी केवल ये पता है कि वित्त विभाग से अ, स्वीकृति मिल चुकी है। विज्ञप्ति आएगी जब पता लगेगा कि कौन सी ग्रेड पे है क्या है, ठीक है ना। अभी नहीं कह सकते कुछ भी। अभी मैं आपसे कुछ भी बोल दूं, मान लो आपको वैसे ही बताने के लिए, तो कोई मतलब नहीं है। जो रियल है वो बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलो, और क्या किसके सवाल है? रोहित कुमार, ऐप में जो नोट्स आपको मिलेंगे वो कंटेंट ऑप्शंस में मिलेंगे। कंटेंट का एक ऑप्शन है लाइव क्लास, एक लाइव क्लास का ऑप्शन है, एक कंटेंट का ऑप्शन है। कंटेंट वाले ऑप्शन में आपको देख ले। साफ नहीं दिख रहा है? साफ नहीं दिख रहा है तो साफ दिखाते हैं आपको। लाइव क्लास कंटेंट। अच्छा, और किसके क्या सवाल हैं? हाँ, लिख लिख के याद करो। एक बात और बताऊं मैं आपको, जो बच्चे बैठे रहते हैं ना, नोट्स लेके बैठे रहेंगे, नोट्स लेके ऐसे ऐसे नोट्स लेके बैठे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे मनी मन में। मनी मन में पढ़ोगे तो याद कभी नहीं होगा। बोल बोल के पढ़ा करो, बोल बोल के पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा याद रहेगा। और सुबह सुबह तो सुबह 4 बजे जग के पढ़ा करो। नमस्ते अनु। हाँ, ये जो क्लास है ये सेव रहेगी। 1 साल तक ये सेव रहेगी क्लास, ठीक है। ये लाइव क्लास सेव हो जाएगी, इसको आप कभी भी कितनी बार भी देख सकते हैं। सुशीला, नोट्स के लिए मैंने बता दिया है। ऐप में कंटेंट वाला ऑप्शन में जाना आप, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। हाँ सरिता, वैकेंसी आएगी ना, पर परमानेंट वाली वैकेंसी भी आएगी। तो आप लोगों के अगर सवाल खत्म हो गए हो तो हम आगे चलें। बोलो भाई, अगर आप लोगों के जो भी सवाल है, जो भी डाउट्स है वो क्लियर अगर हो गए हो तो आगे चले, अपन शुरुआत करते हैं।
बेटा मैं बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, और आपको आयुर्वेद के एक एक जो भी आपके नोट्स में जो भी शब्द लिखे हुए हैं उनके अर्थ को भी बताऊंगा मैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल शब्द बोल दिया और आगे बढ़ गए, एक एक चीज को समझा समझा कर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलो तो शुरुआत करते हैं अपन। भगवान श्री धन्वंतरी का नाम लेकर अपन स्टार्ट करते हैं। जय भगवान धन्वंतरी। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी अपन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर क्या है कि ना सारी चीजें आ जाएगी आपके। संदीप सेकेंड ईयर के जो क्लास है, वो सेकेंड ईयर की क्लास मैंने 15 अगस्त से स्टार्ट करी थी, 27 नवंबर को मैंने कोर्स करवा दिया था। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, और सेकेंड ईयर की सारी क्लासेस के जो वीडियो लेक्चर्स है वो सारे पड़े हुए हैं ऐप में। मेरे को एक बार पर्सनली मैसेज कर दो आप व्हाट्सएप पे, तो वहां से आप देख लेना, है ना। मैं बता दूंगा आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का तो आपको पता ही होगा क्या होता है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी शरीर क्रिया एवं रचना विज्ञान, या इसको शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान भी कह सकते हैं। शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। शरीर रचना में क्या आता है? एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब हमारा शरीर किस तरह से बना हुआ है, हमारा शरीर में कौन कौन से अंग है, वो अंग किस कौन कौन सी कोशिकाओं से बने हुए हैं, हमारे उस अंग का कितना वजन है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कौन सी कोशिकाएं उसमें पाई जा रही है, कौन सी उसमें पेशियां पाई जा रही है, कितने उसमें स्तर है, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। यानी एक तरह से हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, यानी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। रचना यानी संरचना, ठीक है। रचना यानी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। क्रिया में क्या पढ़ते हैं अपन? यानी हम जितने भी हमारे शरीर के अंदर अंग है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग है, वो सभी अंग किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, ठीक है। शरीर के अंगों की क्रिया, यानी वो किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, उन सारी चीजों के बारे में अपन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, एनएचएम में अभी एनएचएम में 261 पद वाली भर्ती में आपका सिलेक्शन हो गया होगा। जो 261 वाली जो भर्ती है, उसमें मैं आपको बता देता हूं, अभी जितनी भी भर्तियां एनएचएम के अंदर हुई है वो सीएसआर रूल से हुई है। सीएसआर रूल 2022 के अनुसार इसकी भर्ती हुई है। और इस भर्ती में ये जितनी भी भर्तियां सीएसआर रूल से हो रही है, उनमें 3 साल के बाद में परमानेंट करने का प्रावधान है, ठीक है। 3 साल के बाद में परमानेंट करने का प्रावधान है इसके अंदर, सीएसआर रूल में भर्ती होती है तो, ठीक है। तो विजय, आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके सिलेक्शन के लिए। और आप सीएसआर रूल में सेलेक्ट हुए हैं, और सीएसआर रूल में यही नियम, पहले 9 साल का नियम था, उस 9 साल के नियम को अब 3 साल कर दिया गया है। 3 साल के बाद में आप परमानेंट हो जाओगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले बात आती है शरीर की। शरीर क्या है? शरीर यानी हमारी बॉडी क्या है? शरीर यानी हमारी बॉडी क्या है? क्या है भाई हमारी बॉडी? नॉर्मली क्या होता है, अगर हम मॉडर्न साइंस यानी आधुनिक विज्ञान के अनुसार अगर बात करें, तो शरीर क्या है, कैसे बनता है एक शरीर? शरीर बनता है जब शुक्र यानी स्पर्म और अंडाणु यानी ओवम, इन दोनों का जब मिलन होता है, इन दोनों का जब मिलन होता है तो उससे गर्भ बनता है।
क्या बनता है, गर्भ बनता है। और उस गर्भ के अंदर फिर क्या क्या चीजें बनती है, उसके हाथ पैर वगैरह है, उसके अंग वगैरह है, ये सारी चीजें बनती है, ठीक है। और उससे क्या बनता है, एक शिशु बनता है, शिशु बनता है या बालक बनता है। और इस बालक का क्या होता है, फिर जन्म होता है, ठीक है। और इस बालक का जब जन्म होता है, जन्म होने के बाद में इस बालक का क्या होता है, इसके शरीर में वृद्धि होती है, ठीक है। उसकी लंबाई वगैरह एक समय तक ऐसा आता है, 20-21 साल तक उसकी लंबाई वगैरह बढ़ती है। हाँ, वो तो आयुर्वेद के अनुसार कहते हैं ना, वो आगे आएगी वो चीज, ठीक है। तो शरीर की वृद्धि होती है, ठीक है। हाँ, हमारा शरीर वयस्क बन जाता है, ठीक है। तो वयस्क बनता है, वयस्क बनने के बाद में वृद्ध अवस्था आती है। और वृद्ध अवस्था, वृद्ध अवस्था आती है। और वृद्ध अवस्था के बाद में लास्ट में क्या होती है, मृत्यु होती है, ठीक है। तो जन्म और मृत्यु, ठीक है। तो ये जो जन्म और मृत्यु का जो समय है, ठीक है, ये जो जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, इसमें क्या होता है, देखो, एक उम्र ऐसी होती है जिसमें अपना शरीर लगातार वृद्धि करता रहता है। और वृद्धि करने के बाद में, यानी वयस्क वयस्क अवस्था आने के बाद में, यानी एडल्ट स्टेज आने के बाद में, हमारा जो शरीर है वो धीरे धीरे, शरीर की जो कैपेसिटी जो होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। वृद्ध अवस्था में व्यक्ति की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए क्या है, कहते हैं कि वृद्ध अवस्था में कोई भी रोग अगर हो जाता है तो व्यक्ति जल्दी से ठीक नहीं हो पाता है, ठीक है। तो देखो भाई, आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है कि शरीर क्या है, जिसका प्रतिपल, यानी हर समय, प्रतिपल, प्रति क्षण, हर समय, हर सेकंड जिसका क्षय होता रहता है, ठीक है, क्षय होता रहता है, यानी जिसका नाश होता रहता है। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब यह है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर है वो किसका बना हुआ है, कोशिकाओं का बना होता है, सेल्स का बना होता है। किसका बना होता है, सेल का बना होता है, ठीक है। तो मैं एक कोशिका का आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे एक कोशिका होती है अपने शरीर में, आरबीसी होती है, आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। कितना होता है, 4 महीने ही जीवित रहती है, ठीक है। 4 महीने के बाद में ये मर जाती है, इसके जगह दूसरी आरबीसी आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में कोशिकाएं बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, यानी जन्म होता रहता है कोशिकाओं का और नाश होता रहता है। इसलिए आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि जिसका प्रतिपल क्षय होता रहता हो, यानी जिसका लगातार हर समय, हर सेकंड जिसका नाश होता रहता है या क्षय होता रहता है, उसे क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। अब आयुर्वेद एक बात और कहता है कि भाई बताइए, शरीर का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। आयुर्वेद क्या कहता है कि भाई शरीर का निर्माण कैसे होता है, तो वो चीज अपन देखते हैं कि शरीर का निर्माण कैसे हो रहा है। तो हमारे जो आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत हैं, आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छी बात कही है। देखो भाई, आचार्य सुश्रुत ने क्या बात कही है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि, इधर लिखते हैं ना, आचार्य सुश्रुत कहते हैं, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि एक स्त्री के शरीर के अंदर, एक स्त्री के शरीर के अंदर जब शुक्र प्रवेश करता है तो किससे जाकर मिलता है, अंडाणु से जाकर मिलता है। कहां पर जाकर मिलता है, आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक ने तो गर्भाशय कहा है, ध्यान रखना इस चीज का। आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक तो कहते हैं कि गर्भाशय में मिलन होता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान क्या कहती है, फैलोपियन नलिका में मिलन होता है, ठीक है। कहाँ होता है मिलन, फैलोपियन नलिका में मिलन होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात, अपन को तो अभी अपन शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये तो बाद की बातें हैं, ठीक है। तो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, गर्भाशय में मिलन होता है किसका, शुक्र एवं शुक्र, शुक्र एवं अंडाणु का, शुक्र प्लस अंडाणु। अब केवल शुक्र और अंडाणु से ही क्या गर्भ बन जाएगा क्या,
शुक्र और अंडाणु से ही गर्भ बन जाएगा क्या? नहीं, गर्भ नहीं बनेगा। ठीक है, ये मिलन तो हो जाता है इनका, लेकिन आचार्य सुश्रुत और भी कुछ कह रहे हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल सही आपने बात कही। अब इसके अंदर क्या मिलेगी, क्या क्या चीजें मिलेगी? प्लस आत्मा। क्या मिलेगी इसके अंदर? प्लस आत्मा, प्लस 8 प्रकार की प्रकृति, प्लस 16 प्रकार के विकार, 16 विकार। और क्या मिलेगा? और मिलेगा इसमें पंच महाभूत। ठीक है, पंच महाभूत मिल जाएगा इसमें। ठीक है, देखो भाई, शुक्र और अंडाणु यानी हमारा स्पर्म और हमारा अंडाणु, ठीक है, जब आपस में मिलते हैं तो उसमें किसका भी मिलन होता है? आयुर्वेद कहता है कि आत्मा का मिलन होता है, 8 प्रकार की प्रकृति का मिलन होता है और 16 प्रकार के विकारों का मिलन होता है। अब देखो भाई, एक चीज आ रही है यहाँ पे, समझना बात को। यहाँ पर आत्मा का तो आपको पता ही है कि आत्मा क्या होती है। मैं बात कर रहा हूँ 8 प्रकार की प्रकृति के बारे में। तो 8 प्रकार की जो प्रकृति होती है, सबसे पहले आता है अव्यक्त, फिर आता है महान, फिर आता है अहंकार, और अहंकार के बाद में आता है पंच तन्मात्रा। क्या आता है? पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा में क्या क्या चीज आती है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है, इस तरह से ये कुल 8 क्या है? ये प्रकृति है। ठीक है, ये कुल 8 प्रकृति है। इसके अलावा 16 विकार भी आते हैं। क्या आते हैं? 16 विकार भी आते हैं। देखो भाई, 16 विकार में क्या क्या चीजें आएंगी? पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, और एक उभय इंद्री। ठीक है, ये कितने होते हैं? 5, 5, 10, 15 और एक 16। ठीक है, ये 16 जो है, ये क्या है? 16 प्रकार के विकार हैं। अब देखो भाई, मैं बात बता देता हूं आपको। पंच महाभूत, सबसे पहले आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। मैं बहुत कंसेप्ट वाली बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। कंसेप्ट वाली बात है, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लेना इसको आप। ये तो हो गई पंच महाभूत। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये नोट्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियों में क्या क्या चीज आएगी? हमारे कान, हमारी आंख यानी नेत्र, हमारे नाक, हमारी जीभ और हमारी त्वचा। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद में आएगा पंच कर्म इंद्रिय। कर्म किससे हो रहे हैं? अपन कर्म किससे करते हैं? 2 हाथ, 2 पैर, कर्म इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय। ठीक है, 2 हाथ, 2 पैर, एक होती है अपनी वाणी, वाणी यानी वाक, उपस्थ, और उपस्थ यानी शिश्न। इन सब के द्वारा क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है, गुदा। ठीक है, हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ या शिश्न और गुदा। ठीक है, और एक क्या आ रही है इसमें?
एक उभय इंद्री, उभय इंद्री क्या है, यहां पर मन है। ठीक है, क्या है, मन है यहां पर। ठीक है, हाँ राकेश, ये सारी चीजें नोट्स में आपको मिल जाएगी। मैं नोट्स इसलिए मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिए ताकि आप उनको एक बार रीड कर लो। ठीक है ना। तो देखो भाई, तो शुक्र और अंडाणु जो है वो, उन दोनों का मिलन हो रहा है, साथ में आत्मा, 8 प्रकार की प्रकृति, 16 प्रकार के विकार, इन सब का जब मिलन होता है तो उससे क्या होता है, गर्भ की उत्पत्ति होती है। आप जो बात कह रहे हो ना राकेश, राकेश आप जो बात कह रहे हो, वो आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि पंच महाभूत के द्वारा उस गर्भ के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, उस गर्भ के अंदर वृद्धि होती है। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो चीजें बताई है ना, अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये किसके द्वारा है, ये सृष्टि का निर्माण हो रहा है इस तरह से। ठीक है, क्या हो रहा है, ये सृष्टि का निर्माण हो रहा है। और ये जो बातें बताई हैं, ये बातें बताई हैं आचार्य सुश्रुत ने। किसने बताई है, आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, अगर आचार्य चरक से पूछे कि भाई आचार्य चरक जी आप बताइए कि कैसे, क्या सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आचार्य चरक कहते हैं आचार्य सुश्रुत की तरह कि सबसे पहले अव्यक्त आया, फिर महान आया, फिर अहंकार आया, उसके बाद में क्या आई, पंच तन्मात्राएं नहीं आई, उसके बाद में क्या है, पंच महाभूत आए। ठीक है, तो आचार्य चरक ने इनकी जगह किसको रख दिया, पंच महाभूत को रख दिया। ठीक है, किसने रखा, आचार्य चरक ने रखा है। ठीक है, आचार्य चरक ने रखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि शुक्र और अंडाणु गर्भाशय में मिलन कर रहे हैं, उससे गर्भ का निर्माण हो रहा है, लेकिन गर्भ के निर्माण के साथ में उसमें आत्मा भी आएगी, 8 प्रकार की प्रकृति भी आएगी, और 16 प्रकार के विकार भी आएंगे। तो 8 प्रकार की प्रकृति आचार्य चरक के अनुसार अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच महाभूत होते हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत के अनुसार अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन मात्राएं होती हैं। ठीक है, और 16 प्रकार के विकारों में पंच महाभूत होगा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, पंच इंद्रियां, सॉरी पंच ज्ञानेन्द्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और हमारी त्वचा होती है। ठीक है, इसके अलावा पंच कर्म इंद्रियों में जिनसे हम कर्म करते हैं, ज्ञानेन्द्रियां जिनसे हम ज्ञान ज्ञान लेते हैं। ठीक है, संवेदी अंग होते हैं ना, ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो कान, आंख, नाक, जीभ और हमारी त्वचा। ठीक है, और पंच कर्म इंद्रियां जिनके द्वारा हम कर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हाथ और पैर के द्वारा हम कर्म करते हैं, वाणी के द्वारा हम बोलने का कर्म करते हैं, उपस्थ यानी शिश्न के द्वारा हम क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करने का कर्म करते हैं, और गुदा के द्वारा हम मल उत्सर्जन करने का कर्म करते हैं। ठीक है, ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई, बताओ भाई। किसी के इसमें डाउट हो तो मुझसे पूछ लो एक बार, बताओ भाई। अगर ये जो अभी बताया है इसमें अगर कोई डाउट है आपको तो एक बार पूछ लो। तो आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि गर्भ के अंदर जो वृद्धि हो रही है वह किसकी वजह से हो रही है, इन पंच महाभूतों की वजह से हो रही है। ठीक है, चलो अब एक एडिशनल चीज आपको बता देते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि साहब ये अव्यक्त, महान, अहंकार, ये होती क्या चीजें हैं, क्या है ये चीजें। तो चलो इनके बारे में बात कर देंगे थोड़ी सी अपन। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, आ, अपनी जितनी भी संहिताएं है ना, अच्छा आप लोगों ने संहिताएं देखी है कि नहीं देखी है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता देख ली क्या आप लोगों ने, कैसी होती है सुश्रुत संहिता, चरक संहिता कैसी होती है, देखी क्या।
अगर नहीं देखी हो तो मैं दिखा देता हूं आपको। अरे बोलो भाई। चलो तो देखो भाई, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। पता है, मैं बात बताऊं, एक बात और बता देता हूँ। बात ऐसी है कि बिहार के अंदर जो नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय है ना, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसके अंदर हमारे जितने भी ग्रंथ थे वो सारे अ, रखे हुए थे। ठीक है, जब मुगल आए थे ना, मुगल आए थे तो उन मुगलों ने क्या है कि हमारे जितने भी ग्रंथ थे वो सारे नष्ट कर दिए थे। तो अब संहिताएं मिलती तो हैं, लेकिन पूरी नहीं मिलती है संहिताएं। ठीक है, तो उसी हिसाब से लिखा हुआ है, देखो भाई। ये संहिताएं हैं अपनी, ये सुश्रुत संहिता है। ये सुश्रुत संहिता है, ये सुश्रुत संहिता का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, और इसके अंदर लगभग 1,000 से ज्यादा पन्ने हैं इसके अंदर। मैं बता देता हूं कितने हैं। 1,100 के आसपास पन्ने हैं इसके अंदर, इस संहिता के अंदर। और इसमें श्लोक ही श्लोक लिखे हुए हैं संस्कृत के, और उनकी हिंदी भी लिखी हुई है। ठीक है, और ये तो है इसका सुश्रुत संहिता का फर्स्ट पार्ट, और ये है सुश्रुत संहिता का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये सुश्रुत संहिता का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो लगभग मिला के दोनों को देखें तो लगभग 2,000 पन्ने होते हैं इनके, इनके सिर्फ दोनों के। ठीक है, चलो चरक संहिता के दर्शन आपको करा देते। ये चरक संहिताएं हैं। ठीक है, ये दोनों जो बुक है वो चरक संहिता है। इन दोनों बुकों के अंदर लगभग 2,500 पन्ने हैं लगभग। ठीक है, तो ये चरक संहिता का पूर्वार्ध भाग है। ये किस प्रकाशन की है? ये बेटा चौखंबा की है। ये चौखंबा प्रकाशन की है ये चरक संहिता। और सुश्रुत संहिता भी चौखंबा की है, वाराणसी की। ये भी वाराणसी की है। ठीक है, तो ये इसका पूर्वार्ध भाग है, यानी इसका फर्स्ट पार्ट है, और ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर टोटली चिकित्सा ही चिकित्सा दे रखी है, यानी जितने भी रोगों की चिकित्सा है ना, वो सारा इसी के अंदर दे रखा है। ठीक है ना। तो जब हमने बीएमएस करी थी, मैंने जब बीएमएस करी थी, तो ये संहिताएं पढ़नी पड़ती है हमें सारी। ये तो दो ही संहिताएं हैं, अष्टांग हृदय भी पढ़ना पड़ता है, अष्टांग संग्रह भी पढ़ना पड़ता है, काश्यप संहिता भी पढ़नी पड़ती है, सारंगधर संहिता भी पढ़नी पड़ती है, भेल संहिता भी पढ़नी पड़ती है, माधव निदान भी पढ़ना पड़ता है। बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, तब जाकर क्या है, बीएमएस कंप्लीट हो पाती है। आप लोगों के बुकों में जो दे रखा है ना, वो खींच कर 20% मान लो बस। टोटल बीएमएस का 20% है आपकी बुकों में जो दे रखा है। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा था अव्यक्त के बारे में। अव्यक्त क्या है? अव्यक्त, अव्यक्त वो है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अव्यक्त क्या है? जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। और किसे व्यक्त नहीं किया जा सकता? कौन है ऐसा जिसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं अपन? कोई बता सकता है आप में से? कोई बता सकता है कि किसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है? बोलो भाई। टीप के मत बताना, बस टीपना मत। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी मत टीपना। बगैर टीपे बताओ, बताओ बताओ। हिमांशु, आत्मा नहीं है। आत्मा तो आ गई ना, आत्मा तो आ गई। ठीक है, आत्मा तो अपन ने जो पढ़े थे वो 8 प्रकार की प्रकृति, आत्मा, 16 विकार।
आ, सुखराम, जिसे देख नहीं सकते वो तो सही है आपकी बात, जिसे महसूस कर सकते हैं, महसूस भी नहीं कर सकते इसे। अव्यक्त वो चीज है जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। कौन है वो? ईश्वर है वो। कौन है वो? हमारे ईश्वर है, हमारे भगवान है वो। ठीक है, यानी हमारी सृष्टि के रचयिता है वो। ठीक है, कौन है वो? हमारे सृष्टि के रचयिता है। तो जब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जब इस प्रकृति की उत्पत्ति हुई, प्रकृति बोल दो या ब्रह्मांड बोल दो, जब इस ब्रह्मांड की या इस प्रकृति की उत्पत्ति हुई, तो सबसे पहले कौन थे यहां पर? सबसे पहले थे अव्यक्त, यानी ईश्वर थे, जिन्हें कभी किसी ने व्यक्त कर, जो कभी किसी से व्यक्त ही नहीं हुए। ठीक है, जिनका कोई वर्णन ही नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद में आया साहब महान। ठीक है, फिर किसकी उत्पत्ति हुई है? फिर महान की उत्पत्ति हुई है। महान क्या है? महान क्या है? महान जो होता है वो सत्व गुण प्रधान होता है। सत्व गुण प्रधान होता है। जैसे आपने देखा होगा मानसिक प्रकृति होती है ना, मानसिक प्रकृति। मानसिक प्रकृति दो तरह की होती है, या अपन कह दें कि मानसिक दोष कितने प्रकार के होते हैं, कह देंगे ना अपन। मानसिक दोष कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम दोषों की बात करें तो मानसिक दोष होते हैं दो प्रकार के, रज और तम। और अगर मानसिक प्रकृति की बात करें तो मानसिक प्रकृति तीन प्रकार की होती है। ठीक है, तो कौन सी होती है? सत्व, रज और तम होती है। तो सत्व में आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर ही दे रखा है। फर्स्ट ईयर में जो आपकी जो बुक है यही वाली है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर्स के अंदर दे रखा है सत्व, रज और तम। तो सत्व जो आपने पढ़ा था, उस सत्व के अंदर किसी भी तरह का कोई विकार थोड़ी मिला था आपको, कोई कमी थोड़ी थी। सारे ही ऐसे थे ना, कोई ऋषि था, कोई गंधर्व था, कोई क्या था, कोई क्या था, मतलब सारे ऐसे थे जिनके अंदर अपन विकार ढूंढ ही नहीं सकते, कोई कमी नहीं ढूंढ सकते। यानी वो किससे संबंधित है? वो धर्म से संबंधित है, वो ऐश्वर्य से संबंधित है, वो ज्ञान से संबंधित है, वो वैराग्य से संबंधित है। उनके यानी महान के अंदर किसी भी तरह का कोई भी लोभ लालच, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? महान है। तो महान जो होता है वो सत्व गुण प्रधान होता है। ठीक है, महान क्या है? सत्व गुण प्रधान होता है। तो आपने देखा होगा पुराने टीवी सीरियल्स में, आपने देखा होगा ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना? ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा विष्णु महेश में कभी आपने ये कंपटीशन होते देखा है कि नहीं ये तो मेरा भक्त है, नहीं ये तो मेरा काम है, नहीं ये ऐसा है, नहीं वो वैसा है? देखा है? कभी सुना है? कभी किसी ग्रंथ में पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा आपने, नहीं सुना, नहीं सुनी होगी आपने ये बात। लड़ाइयाँ किसके बीच होती है? लड़ाइयाँ उनके बीच होती है जिनमें रज और तम के गुण पाए जाते हैं, गुण सॉरी दोष पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे जो भगवान हैं, उनके अंदर केवल सत्व गुण ही पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि उनके अंदर ना कोई राग, ना कोई द्वेष, कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का कोई विकार नहीं है। इसलिए उनको क्या कहा गया है? महान कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? महान कहा गया है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं साहब। अब महान से किसकी उत्पत्ति हुई है? अहंकार की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, महान से किसकी उत्पत्ति हुई है? अहंकार की उत्पत्ति हुई है। और अहंकार की उत्पत्ति कैसे हुई है? अहंकार की उत्पत्ति ऐसे हुई है कि सत्व के साथ में अब कौन कौन आ गया? अब रज और तम भी आ गया। रज व तम दोष प्रधान। अपन को अहंकार कब आता है? जब अपन किसी चीज को सीख जाते हैं। ठीक है, तभी अपन को अहंकार आता है। ठीक है, तो ये जो अहंकार जो है ये किसकी वजह से आ रहा है? रज और तम दोष की वजह से अहंकार आता है, यानी अहम एक तरह का। ठीक है, एक तरह का अहम, तो ये भी होना जरूरी है। ठीक है, अगर अगर जैसे बेटा रज और तम दो दोष होते हैं। मानसिक प्रकृति जो होती है ना,
जो मानसिक दोष होते हैं, एक तो शारीरिक दोष होते हैं, एक तो शरीर के दोष होते हैं। शरीर के दोष होते हैं तीन, वात पित्त और कफ। ठीक है। और रज और तम किसके दोष होते हैं? मन के दोष होते हैं। ये दो होते हैं, रज और तम। ठीक है, ये दोष है। किसके दोष है? ये मन के दोष है। ठीक है। तो अपन कहाँ चल रहे थे? अहंकार में चल रहे थे अपन। ठीक है। तो अहंकार इंसान में कब आता है? जब उसमें रज और तम दोष प्रधान हो जाता है, तब उसमें अहम आता है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो भाई, तो सबसे पहले अव्यक्त की उत्पत्ति हुई इस सृष्टि के अंदर, इस प्रकृति के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे पहले अव्यक्त की उत्पत्ति हुई। फिर अव्यक्त से महान की उत्पत्ति हुई, और महान से फिर अहंकार की उत्पत्ति हुई, और अहंकार से फिर पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति हुई। बेटा अगर उसके अंदर राजसिक गुण है, सॉरी राजसिक दोष है अगर उसके अंदर, तो राजसिक प्रकृति के होंगे। और अगर वह उसके अंदर अगर तम गुण प्रधान है, तो तामसिक प्रकृति के होंगे वो। ठीक है। तो ऐसे जैसे जैसे वात पित्त कफ है, तो वात पित्त कफ में क्या होता है? अगर वातज दोष प्रधान है, वात दोष प्रधान है, तो वातज प्रकृति का व्यक्ति। पित्तज दोष प्रधान है तो पित्तज प्रकृति। अगर कफ दोष प्रधान है तो कफज प्रकृति। अगर दो दोष प्रधान है, कफ और पित्त प्रधान है, ठीक है, तो कफ पित्तज प्रकृति, सॉरी। ठीक है। अगर तीनों दोष प्रधान है तो त्रिदोषज प्रकृति या फिर सन्निपातज प्रकृति। अगर रज दोष प्रधान है उस व्यक्ति के अंदर तो राजसिक प्रकृति। अगर तम दोष प्रधान है तो तामसिक प्रकृति। ठीक है। इस तरह से प्रकृति डिसाइड होती है। ठीक है। तो अब किसकी उत्पत्ति हो रही है साहब? पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति हो रही है। अब ये जो पंच तन मात्राएं हैं, इन पंच तन मात्राओं से किसकी उत्पत्ति होगी? पंच महाभूत की उत्पत्ति होगी। अब देखो भाई, पंच महाभूत की उत्पत्ति कैसे हो रही है पंच तन मात्राओं से? देखो एक बार इधर बनाते हैं इसको, है ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। वो विकार है। ठीक है। राजसिक का मतलब ये नहीं है कि वो राज करेंगे। राजसिक का मतलब ये नहीं है कि वो राज करेंगे। हाँ, जो आप कह रहे हो टेक्निकली, जो बात कर रहे हो वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल राज ही करेंगे। मैं बता देता हूं, देखो राजसिक प्रकृति में आसुर सत्व, सर्प सत्व, शाकुन सत्व, राक्षस सत्व, पिशाच सत्व, प्रेत सत्व, इस तरह के लोग आते हैं राजसिक प्रकृति के अंदर। ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? ये दूसरों को परेशान करने वाले लोग होते हैं। तामसिक प्रकृति जो, सॉरी राजसिक प्रकृति के जो लोग होते हैं वो दूसरों को परेशान करने वाले होते हैं। ठीक है। तो असुर सत्व जो होता है वो सभी प्रकार के ऐशो आराम से युक्त रहता है, डरावनी आकृति वाला होता, बहादुर है, क्रोध भी करता है, ईर्ष्या भी करता है, एकांत भोजी यानी अकेले में भोजन करने वाला होता है, और अधिक भोजन करने वाला होता है। ठीक है। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे ही सबके बारे में दे रखा है आपके, है ना। तो ये चीजें भी आएगी और इन चीजों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि पंच तन मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति कैसे हो रही है। देखो भाई, सबसे पहले आकाश, सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? आकाश की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? आकाश की उत्पत्ति हुई। ठीक है। तो आकाश किससे उत्पन्न हुआ है? कौन सी तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न हुआ है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है। तो आकाश महाभूत जो है, आकाश महाभूत की उत्पत्ति किससे हो रही है? आकाश महाभूत की उत्पत्ति हो रही है इस शब्द तन्मात्रा से। ठीक है। कौन सी तन्मात्रा से? इस शब्द तन्मात्रा से आकाश महाभूत की उत्पत्ति
हो रही है, ठीक है, यानी कोई आवाज है, कोई शब्द है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। आगे आएगी, आगे समझ में आएगी ये चीज आपको, ठीक है। अगली बात करते हैं, वायु की उत्पत्ति किससे हो रही है? शब्द प्लस स्पर्श, यानी यहां पर क्या हो रहा है? शब्द यानी आवाज, आकाश की आवाज, ठीक है। यानी सबसे पहले किसकी उत्पत्ति, जैसे आपने सुना होगा एक ऐसी आवाज आती है, जैसे अपन जैसे ही पृथ्वी से बाहर जाते हैं तो दूसरे ग्रह से आवाज आती है, एक अलग ही तरह की आवाज आती है, ठीक है। तो हमारे ब्रह्मांड में सबसे पहले अव्यक्त आया, महान आया, अहंकार आया और पंच तन्मात्राएं आई, ठीक है। तो पंच तन्मात्राएं जब उत्पन्न हो रही थी, जब पंच तन्मात्राएं जब उत्पन्न हो रही थी, तो सबसे पहले शब्द उत्पन्न हुआ, और उस शब्द के साथ में यानी उस आवाज के साथ में किसकी उत्पत्ति हुई? उस आवाज के साथ में आकाश की भी उत्पत्ति हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में उत्पत्ति हुई साहब वायु की, ठीक है। उसके बाद में उत्पत्ति हुई किसकी? वायु की, ठीक है। लेकिन उससे पहले कौन सी तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई? स्पर्श की, क्योंकि वायु को हम स्पर्श कर सकते हैं। बताओ, आकाश को स्पर्श कर सकते हो क्या आप लोग? वायु में आवाज भी होती है कि नहीं होती है? बताओ, आवाज, वायु में आवाज होती है ना, वायु को अपन स्पर्श भी कर सकते हैं। तो शब्द और स्पर्श तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति हुई? वायु की उत्पत्ति हुई। बताओ भाई, शब्द और स्पर्श तन्मात्रा से वायु की उत्पत्ति हुई है कि नहीं हुई है? बताओ, है ना। चलो आगे चलते हैं। शब्द, स्पर्श और रूप। देखो भाई, अग्नि की आवाज आती है, आती है अग्नि की आवाज। स्पर्श, अग्नि को स्पर्श कर सकते हैं, कर सकते हैं स्पर्श। अग्नि का रूप होता है, वायु का कोई रूप होता है क्या? बताओ, वायु का कोई रूप नहीं होता। आकाश का कोई रूप होता है क्या? ये ऊपर आप कहोगे साहब कि नीला नीला आकाश होता है, नीला आकाश नहीं होता, ये तो गैस होती है ऊपर, ठीक है। आकाश होता ही नहीं है, ठीक है। ब्रह्मांड, ठीक है, कहते हैं ना कि ब्रह्मांड में अगर आप जाओगे तो ओम शब्द की सुनाई देता, ओम शब्द सुनाई देता है ना, ओम शब्द। बस वो यहां पर इसी की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो भाई, तो अग्नि को अपन, उसकी आवाज भी होती, अग्नि जलती जब आवाज आती है ना, थोड़ी बहुत आती होगी, कोई शब्द नहीं होता उसके अंदर में, लेकिन आवाज तो आती है थोड़ी बहुत। स्पर्श भी कर सकते हैं अग्नि को, और अग्नि को हम देख भी सकते हैं, ठीक है। रूप होता है अग्नि का, ठीक है। चलो जल के बारे में बात करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और रस, रस यानी स्वाद लेना, ठीक है। तो जल, जब कलकल जल बहता है ना, क्या कहते हैं अपन कि कलकल जल बहता है। कैसे बहता है जल? कलकल बहता है जल। जल को स्पर्श भी कर सकते हैं, जल का रूप भी होता है, और जल का स्वाद भी ले सकते हैं। रस मतलब हम जल का स्वाद भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, शब्द, स्पर्श, जब जब पांचों प्रकार की तन्मात्राएं बन गई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ठीक है। जब पांचों प्रकार की तन्मात्राएं बन गई तो पृथ्वी का निर्माण पूरा हो गया, ठीक है। जब पांचों प्रकार की तन्मात्राएं बन गई तो पृथ्वी का निर्माण पूरा हो गया, ठीक है। तो आचार्य चरक क्या कहते हैं? आचार्य चरक कहते हैं, देखो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो चीजें हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, रिलेटेड है ये दोनों चीजों, ठीक है। इसलिए आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं कि सबसे पहले अव्यक्त, फिर महान, अहंकार और पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। जबकि आचार्य चरक क्या कहते हैं? अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच महाभूत से हमारी प्रकृति बनी, यानी हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारी जो सृष्टि है वो इस तरह से बनी है, ठीक है। तो ये जब पंच महाभूत आ गए, जब ये पंच महाभूत आ गए हैं, तो इस पंच महाभूत से फिर प्राणियों का निर्माण हो गया है, अलग अलग पेड़ पौधों का निर्माण हो गया, फिर जीवन शुरू हो गया हमारी पृथ्वी के ऊपर। ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई।
पीयूष शर्मा, भावना मीना, देवेंद्र चौधरी, रोहित गुजर, दिनेश, सपना, सुखराम, हिमांशु गुप्ता, मूमल, जस्सी, विजय, सागर, अनु। ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ये जो अभी बताया है मैंने, ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। और भी बोलो भाई। चलो हिमांशु ने बोल दिया है, राकेश, हिमांशु, सुखराम ने बोल दिया, बाकी तो बोलो भाई। चलो अच्छी बात है ना? तो देखो ये चीजें आपके क्लियर हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि भाई 16 प्रकार के विकार क्या होते हैं, 8 प्रकार की प्रकृति क्या होती है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। और शायद आपने ये अव्यक्त महान अहंकार के बारे में शायद कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये चीजें भी आज आपके क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो अब अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपके नोट्स के अंदर क्या दे रखा है वो एक बार देख लेते हैं अपन। तो नोट्स में पढ़ रहा हूं थोड़ा सा। शरीर, शरीयते इति शरीरम, यानी आयुर्वेद के अनुसार जिसका प्रतिपल क्षय होता है उसे हम क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि शुक्र और शोणित, शोणित यानी, शोणित का मतलब, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो शोणित का मतलब क्या होता है? यहां पर आपको, यहां पर शोणित शब्द की जगह शोणित भी मिलेगा, अंडाणु भी मिलेगा, डिंबाणु भी मिलेगा। इतने सारे शब्द आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन सब का एक ही मतलब होता है ओवम, इन सब का एक ही मतलब होता है ओवम। आगे लिखा है, शुक्र व शोणित के साथ जब आत्मा 8 प्रकार की प्रकृति, 16 प्रकार के विकार का स्त्रियों के गर्भाशय में, ध्यान रखना, आचार्य चरक कहते हैं और आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं कि इन दोनों का मिलन कहाँ हो रहा है? स्त्री के गर्भाशय में हो रहा है। जबकि आधुनिक विज्ञान क्या कहती है कि फैलोपियन नलिका में मिलन होता है शुक्र और शोणित का। तो जब मिलन होता है तो उससे क्या बनता है? गर्भ का निर्माण होता है, ठीक है। आगे लिखा है, जब इस गर्भ के अंदर, अब ऐसा नहीं है, ये जो गर्भ जो बन रहा है ये गर्भ भी तो पंच महाभूत से बना हुआ है, ठीक है। इस गर्भ के अंदर पंच महाभूत है या नहीं है? ठीक है। तो पंच महाभूतों की क्रिया के फलस्वरूप इस गर्भ में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसके हाथ पैर वगैरह शरीर के जितने भी अंग हैं ये सारी चीजें बनती है, ठीक है। और फिर जब बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाता है गर्भाशय में, तो समय के अनुसार वह जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में वह अपना जीवन शुरू करता है, ठीक है। चलो आगे क्या लिखा है, जीवित शरीर, हम उसको जीवित शरीर कैसे कहेंगे? जीवित शरीर उसे हम कब कहेंगे? जब उसके अंदर आत्मा है तब उसे हम जीवित शरीर कहेंगे। अगर आत्मा नहीं है तो उसे हम मृत शरीर कहेंगे। लिखा है आपके नोट्स में कि शरीर पंच महाभूत जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है। देखो भाई, ये जो क्रम है ना, ये क्रम से आप याद रखना चीजों को अगर आप क्रम से याद रखोगे, क्योंकि देखो आकाश सबसे ऊपर होता है आकाश, फिर उससे नीचे आओ तो क्या होता है? वायु, फिर अग्नि होती है उससे ऊपर, फिर जल होता है, फिर पृथ्वी होती है। सबसे नीचे कौन होती है? पृथ्वी होती है, ठीक है। और सबसे ऊपर कौन होता है? आकाश होता है, ठीक है। तो देखो भाई, यहां पर आप लोगों को ये कंफ्यूजन अगर हो रहा हो कि पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी हमारी धरती है। पृथ्वी का मतलब क्या है? यहाँ पर धरती है, धरती हमारी, ठीक है, जमीन है, ठीक है। क्योंकि रहने के लिए कुछ तो चाहिए, जमीन। पता लगा पैदा हो गए और बीच से उसमें ही हवा में लटक रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। लिखा है, जीवित शरीर
शरीर पंच महाभूत जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना होता है, लेकिन जब आत्मा का संयोग होता है तब वह जीवित शरीर कहलाता है। ठीक है। अब जैसे मान लो ये जीवित शरीर मान लो मर गया है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या पंच महाभूत नहीं रहेगी क्या? पंच महाभूत उसके अंदर रहेगी, केवल उसमें से आत्मा निकल जाती है। ठीक है। तो एक जीवित शरीर पंच महाभूत व आत्मा के संयोग से बनता है। आगे लिखा है, आचार्य चरक कहते हैं दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। अब आचार्य चरक ने एक अलग डेफिनेशन दी है शरीर के बारे में। लिखा है, शरीर के संरक्षण, शरीर का संरक्षण अर्थात शरीर की सुरक्षा, शरीर का पोषण, शरीर का संवर्धन, संवर्धन का मतलब होता है शरीर की वृद्धि। सबसे पहले शरीर की सुरक्षा, फिर शरीर की कोशिकाओं को पोषण, फिर शरीर की वृद्धि अर्थात शरीर का वृद्धि व विकास के लिए शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती है। भोजन का पाचन होता रहता है, श्वसन की क्रियाएं लगातार चलती रहती है, मल उत्सर्जन लगातार होता रहता है, मूत्र का लगातार निर्माण होता रहता है, मूत्र का विसर्जन समय समय पर होता रहता है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो लगातार, इन सारी क्रियाओं का संपादन होता रहता है, संचालन होता रहता है। ठीक है। ये क्रियाएं त्रिदोष, वात, पित्त, कफ और सप्त धातु, सप्त धातु यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और त्रिमल यानी तीन प्रकार के मल के आपस के समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन के द्वारा संपन्न हो पाती है। यानी हमारे शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं, जो संरक्षण की क्रिया हो रही है, आचार्य चरक क्या कह रहे हैं कि हमारे शरीर में जो संरक्षण की क्रिया हो रही है, यानी हमारे शरीर की जो सुरक्षा हो रही है, हमारे शरीर का जो पोषण हो रहा है, हमारे शरीर का जो वृद्धि विकास हो रहा है, वह हमारे शरीर में तीन प्रकार के दोष, तीन प्रकार के मल और 7 प्रकार की धातुओं में आपस में क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन की वजह से ये सारी क्रियाएं चल रही हैं हमारे शरीर के अंदर। यानी भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, ठीक है, फिर श्वसन की क्रिया, हृदय स्पंदन की क्रिया, मूत्र का निर्माण, सूचना एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही है। तो ये सारी जो क्रियाएं हो रही हैं, इन सारी क्रियाओं के पीछे कौन है? दोष है, धातु है और मल है। लिखा है क्रियाओं से तात्पर्य है, अच्छा वही बात है ना, जो जो आहार मनुष्य द्वारा ग्रहण किया जाता है उसका पाचन। अच्छा हाँ, एक बात और, चलो बात चलिए तो बता देते हैं आपको, पाचन क्या होता है। जो पाचन है वो होता क्या है आखिरकार में? जो भोजन का पाचन होता है, ऐसा थोड़ी है कि भाई अपन ने भोजन खाया और बस पाचन हो गया और बात खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। देखो भाई सिस्टम क्या होता है शरीर के अंदर। हमारा जो भोजन जो होता है ना, हमारा जो आहार बोल दो, भोजन बोल दो, चलो आहार बोलेंगे अपन, है ना। हमारा जो आहार होता है ना, इस आहार के अंदर कुछ पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं। यानी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, विभिन्न प्रकार के विटामिन्स, ठीक है, मिनरल्स और जल। ये पोषक तत्व हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं। हाँ बेटा, आप सही कह रहे हो कि रस धातु इन सब का निर्माण हो रहा है, लेकिन उससे पहले की जो बात है, भोजन का पाचन कैसे हो रहा है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं कि भोजन के पाचन की क्या प्रक्रिया, भोजन का पाक हमारे शरीर में क्यों होता है, इसकी जरूरत क्या पड़ गई। ठीक है, देखो भाई, तो यहां पर मिनरल्स का मतलब क्या है, यानी खनिज तत्व। मिनरल्स का मतलब क्या है यहां पर? खनिज तत्व। खनिज तत्व यानी सोडियम,
पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारी चीजें, ये जितने भी पोषक तत्व हैं ये सारी चीजें यहां पर आती है, कैल्शियम, ठीक है, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। तो देखो भाई, बात ऐसी है कि भोजन का जो पाचन होता है ना, भोजन हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र जो होता है, हमारे शरीर के पाचन तंत्र में इन तीनों का तो कोई रोल ही नहीं होता है। जो भोजन का जो पाचन हो रहा है, उस पाचन की क्रिया में इन तीनों का तो कोई रोल ही नहीं होता है। यानी ये तो जैसे हमारे भोजन में उपस्थित रहते हैं ना, जैसे हमारे भोजन में उपस्थित रहते हैं, इसी अवस्था में इनका अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है। भोजन का जो पाचन, जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं, आपको घर बनाना है, मकान बनाना है, मकान बनाना है आपको पत्थरों का, क्योंकि नींव जो डलती है वो पत्थरों की डलती है, ठीक है। आजकल तो सिस्टम खैर अलग हो गया है, लेकिन एक अपन जनरल बात करते हैं कि मकान अपन बना रहे हैं, तो वो मकान जो बन रहा है वो पत्थरों का बन रहा है। अब पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? पत्थर पहाड़ों से आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी करोगे आपके पहाड़ को ही उठा लाओगे और मकान बना दोगे, संभव ही नहीं है। पहाड़ को डायरेक्ट उठा के कैसे लाओगे साहब, संभव ही नहीं है। तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा ना, तभी जाकर तो आप मकान बना पाओगे, संभव ही नहीं है डायरेक्ट आप बड़े पत्थर को ले आओ। बड़े पत्थर को भी लाने के बाद में उसको उसको दीवार बनाने के लिए उसको थोड़ा बहुत तोड़ ताड़ के उसको सेटल करना होता है दीवार के अंदर, तब तब जाकर वो सेटल हो पाता है, ठीक है। तो वो सारी क्रियाएं जो होती हैं, वो सारी क्रियाएं क्या है, तोड़ने फोड़ने की जो भी क्रियाएं हो रही है, यानी उसको हम उस चीज को हम उस पत्थर को तोड़कर एक घर बना रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी पाया जाता है। नहीं, आप हनुमान जी से प्रार्थना करोगे सही बात है, लेकिन तोड़ना तो पड़ेगा ना पहाड़ को भी। भाई घर बनाने के लिए पहाड़ को हनुमान जी तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, उस पहाड़ को उठा के आप एक घर, आप जहां पर मकान बनाना चाहते हैं वहां पर उठा के ले आएंगे, लेकिन तोड़ना तो पड़ेगा, कारीगर तो बुलाने पड़ेंगे ना आपको तोड़ने के लिए, तभी तो वो बड़ा जो पहाड़ है वो टूटेगा, फिर छोटे छोटे पत्थरों से आप दीवार बना पाओगे, ठीक है। तो आपकी बात ठीक है, टेक्निकली आप सही कह रहे हो। तो देखो भाई, तो इसलिए इसलिए हमारी प्रकृति ने, इसलिए हमारे जो जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उन्होंने एक हमारे शरीर में सिस्टम बनाया, उस सिस्टम का नाम है पाचन तंत्र, यानी इधर लिख रहा हूं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि हमारे भोजन के अंदर क्योंकि हमारे भोजन के अंदर ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये जो प्रोटीन होता है, ये जो फैट जो होता है, इसके बड़े बड़े अणु हमारे भोजन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इन सबके कैसे अणु पाए जाते हैं? बड़े अणु पाए जाते हैं, ठीक है, बड़े अणु पाए जाते हैं। इसलिए क्या होता है, हमारे पाचन तंत्र में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के बड़े अणुओं को किसमें परिवर्तित किया जाता है? छोटे अणुओं में परिवर्तित किया जाता है, छोटे अणु में परिवर्तित किया जाता है, तब जाकर इनका क्या हो पाता है? अवशोषण हो पाता है। क्या हो पाता है? अवशोषण हो पाता है। और ये अवशोषण कहाँ होता है? हमारे रक्त के अंदर होता है। हमारा जो पाचन तंत्र है, उस पाचन तंत्र में जो पाचन की जो क्रिया है, उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, तब जाकर अवशोषण होता। अगर हमारे पाचन तंत्र की कैपेसिटी अगर ऐसी होती कि कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के बड़े अणुओं को ही अवशोषित कर लिया जाता, अगर ऐसी कैपेसिटी अगर हमारे पाचन तंत्र की होती, तो ना तो आमाशय की जरूरत पड़ती,
ठीक है, ना तो आमाशय की जरूरत पड़ती, ना छोटी आंत की जरूरत पड़ती, ना बड़ी आंत की जरूरत पड़ती, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, डायरेक्ट लिया और डायरेक्ट ब्लड में गया और बस काम खत्म। ठीक है, इस तरह का सिस्टम होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदलने की जो क्रिया है वह पाचन की क्रिया होती है। क्यों होता है ऐसा? ताकि अवशोषण किया जा सके, क्योंकि बड़े अणुओं का अवशोषण रक्त में नहीं होता है, और रक्त से ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं साहब हमारी कोशिका के अंदर। कहाँ जाते हैं? कोशिका के अंदर जाते हैं। अब देखो भाई, छोटे अणु का क्या मतलब है यहाँ पर? छोटे अणु का मतलब ये है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन जो होता है, कार्बोहाइड्रेट छोटे अणु में टूटता है, जैसे ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज में टूटता है। अच्छा हाँ, एक बात और बताऊं मैं आपको, अगर आप गर्मियों में ग्लूकोज, ग्लूकोन डी पीते हो, डायरेक्ट ग्लूकोज अगर आप पीते हो तो उसका पाचन नहीं होता है। ठीक है, वहां पर पाचन तंत्र कोई काम ही नहीं करता है, क्योंकि आप डायरेक्ट ग्लूकोज ही पी रहे हो। अब छोटे को भी क्या तोड़ेगा वो? ठीक है, छोटे को नहीं तोड़ेगा ना, पाचन तंत्र वहां काम ही नहीं करेगा। ठीक है, वहां तो क्या होगा, डायरेक्ट वहां चला जाएगा छोटी आंत्र में, आमाशय में छोटी आंत्र में चला जाएगा, डायरेक्ट अवशोषण होता है, वहां पाचन नहीं होता है। ठीक है, चलो, तो कार्बोहाइड्रेट को छोटे अणु में तोड़ दिया जाता है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रैक्टोज में तोड़ दिया जाता है। जबकि प्रोटीन जो होता है, जबकि प्रोटीन जो होता है इसे एमिनो एसिड में तोड़ दिया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोटीन का अवशोषण नहीं हो पाता है, इस वजह से एमिनो एसिड में तोड़ दिया जाता है। तीसरी बात आती है फैटी एसिड, सॉरी फैट की, यानी फैट यानी वसा। तो वसा को फैटी एसिड में, फैटी एसिड का मतलब होता है वसीय अम्ल। फैटी एसिड का मतलब क्या होता है? वसीय अम्ल होता है, और साथ में ग्लिसरॉल में। ठीक है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में इनको तोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से इनका अवशोषण होता है, फिर इनका नहीं होता है। अब अपन कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किसका बना हुआ होता है? ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का, फ्रैक्टोज का बना होता है। प्रोटीन किसका बना हुआ होता है? एमिनो एसिड का बना होता है। फैट किसका बना होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का बना होता है। ठीक है, अच्छा, मैंने ये कहा कि इनका कुछ नहीं होता है, ये तो जैसे हैं वैसे ही इनका अवशोषण हो जाता है, क्योंकि ये तो पहले ही छोटे अणु होते हैं इनके तो। ठीक है, इनके तो पहले से ही छोटे अणु होते हैं, इनमें पाचन नहीं होता है, इनका तो डायरेक्ट अवशोषण ही किया जाता है। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताओ, अपन उठा लेते हैं ग्लूकोज को। अच्छा, आपने ग्लूकोन डी पी लिया, आपको मिल गई ऊर्जा। कैसे मिलेगी ऊर्जा, कोई किसी को पता है क्या? अगर पता नहीं हो तो मैं बता देता हूं। ग्लूकोज से हमें किस प्रकार से ऊर्जा मिल रही है, इसके बारे में आपको पता है क्या भाई? अगर एक बार मुझे बता दो, दो पांच लोग बता दो एक बार, पता है या नहीं है कि हमें ग्लूकोज से किस प्रकार ऊर्जा मिलती है? मुझे बता दो, मैं अभी बता देता हूँ। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इससे ऊर्जा कैसे मिल रही है, ग्लूकोज से ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न हो रही है, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ भाई, आप लोगों को पता है या नहीं है, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये चीजें अपन 10वीं क्लास में पढ़ लेते हैं, इसलिए कह रहा हूँ मैं।
बोलो भाई। हिमांशु, आप जो कह रहे हो वो बात ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि ग्लूकोज से ऊर्जा किस तरह बन रही है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। चलो। चलो मैं ही बता रहा हूं। देखो भाई क्या होता है सिस्टम। ये है ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला है C6H12O6। C6H12O6। ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये ग्लूकोज, ये कहाँ चल रही है प्रक्रिया? कोशिका के अंदर चल रही है प्रक्रिया। ठीक है। ये प्रक्रिया कहाँ चल रही है? कोशिका के अंदर चल रही है। तो इस ग्लूकोज का, चलो ये बात बताने से पहले एक बात और बताते हैं आपको। एक मोमबत्ती लो, एक मोमबत्ती लो और उस मोमबत्ती में आग लगा दो। एक मोमबत्ती लो और उस मोमबत्ती में आग लगा दो, यानी मोमबत्ती जल रही है। मोमबत्ती जल रही है। अब उस मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर एक कांच का गिलास रख दो। उस मोमबत्ती के ऊपर कांच का गिलास रख दो। ठीक है। अब वो कांच के गिलास के अंदर मोमबत्ती जलती रहेगी। कब तक जलती रहेगी? जब तक इसके अंदर ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा। क्योंकि आग जो होती है, आग हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। जब ये आग इस ऑक्सीजन को पूरी तरह से जला देगा, ठीक है, जब ये आग, यानी ये जो अग्नि है, जब ऑक्सीजन को पूरी तरह से जला देगी तो ये मोमबत्ती बुझ जाएगी। ठीक है। और क्या उत्पन्न हो जाएगा यहां पर? ठीक है, ये मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो देखो भाई, तो ग्लूकोज जो होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका क्या होता है हमारे शरीर की कोशिका के अंदर? इसका होता है साहब ऑक्सीकरण। आपने नाम सुना होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और उस ऑक्सीकरण से, अगर ये एनएएम की भर्ती सीएसआर रूल के अकॉर्डिंग आती है तो आप 3 साल के बाद में परमानेंट हो जाओगे। ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी एजेंसी एग्जाम कराती है, तो विज्ञप्ति आएगी तभी पता लगेगा। लेकिन आप लोग ये मत सोचो कि भाई विज्ञप्ति आएगी तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई शुरू कर दो आप लोग, क्योंकि पढ़ाई शुरू करोगे तभी तो कुछ सीख पाओगे, नहीं तो एग्जाम में क्या लिखोगे? 3 महीनों में, 4 महीनों में क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। एक उदाहरण अभी आपने देख ही लिया है। ठीक है। तो देखो भाई, तो ऑक्सीकरण होने से क्या बन रहा है? CO2 गैस बन रही है जो बाहर निकाल दी जाती है। क्या बन रही है? CO2 गैस बन रही है। और क्या बन रहा है? और बन रहा है जल, H2O बन रहा है। बन रहा है। साथ में क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। किसकी फॉर्म में निकलेगी? ATP की फॉर्म में निकलेगी। एडिनो ट्राई फास्फेट के रूप में ऊर्जा निकलती है। ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ है, इस ऑक्सीकरण से 3 चीजें निकलती है: CO2, जल और ऊर्जा। और इस ऊर्जा का उपयोग हम हमारे
जो दैनिक कार्य हैं वो कार्य करने में इसका यूज लेते हैं। आ गई ये बात समझ में? ठीक है, तो पाचन की बात चली थी इसलिए छोटी सी बात आपको बता दी है। तो देखो भाई, तो लिखा है क्रियाओं से तात्पर्य है कि जो आहार मनुष्य द्वारा ग्रहण किया जाता है उसका पाचन त्रिदोष सप्त धातु जठर अग्नि के संयोग से किया जाता है। इस आहार या भोजन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला सार भाग, सार भाग यानी ये सार भाग है, क्या है ये सार भाग है, ये पोषक तत्व है, ठीक है, से शरीर का संरक्षण होता है, शरीर का पोषण होता है और शरीर का संवर्धन यानी शरीर की वृद्धि होती है। ठीक है, चलो कुछ चीजें रह गई हैं, कुछ चीजें हो गई हैं। चलो टाइम हो गया क्लास का, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्लास अटेंड करी। वैसे जो बैच है वो लगभग 150 से ज़्यादा बच्चों ने बैच ले लिया है, लेकिन ऑनलाइन कम ही बच्चे आए हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन नहीं आए हैं वो लोग ये क्लास ज़रूर देख लेंगे एक बार। ठीक है, इसी तरह से अपनी डेली क्लास चलेगी रात को 8 बजे से 9:30 बजे तक। मैं पहले ही शुरू कर देता, लेकिन क्या है कि फर्स्ट ईयर वालों का बैक का बैच चल रहा था, इस वजह से मैं फ्री नहीं था। ये टाइम जो स्लॉट है ना, ये 8 बजे से 9:30 बजे का, इस स्लॉट में मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। पहले क्लास चल रही थी फर्स्ट ईयर बैक की, और मेरी क्या ड्यूटी होती है सुबह, तो मैं 9 बजे ड्यूटी पे जाता हूँ और 3 बजे ड्यूटी से वापस आता हूँ। तो सुबह के टाइम तो पॉसिबल हो नहीं पाता, और शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक फ्रेशर्स बैच चलता है अपने, जो डीएनपी फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया है ना, उनका बैच चलता है। उसके बाद में क्या है कि 6 बजे बाद में, धन्यवाद सुखराम, इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहें, मेरी यही शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में। और भी जो बच्चे हैं और दूसरे जो आप लोगों के जो ग्रुप आप लोगों ने बना रखे हैं उसमें शेयर कर देना इन चीज़ों को, ताकि क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए अपन क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी की बात अपन कल करेंगे। ठीक है, आप लोग नोट्स पढ़ लेना, और मैं क्वेश्चंस डालूंगा, मैं ग्रुप में डालूंगा क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चनों को आप ईमानदारी से करना और देखना आप लोगों को कितनी नॉलेज मिली है इस लेक्चर से। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू आप सभी का।